म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि संदर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षि करणामृतानि मनसश्च रसायनानि। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को गुण की चर्चा चल रही है, अंतिम चरण में है। कल हम देख रहे थे कि वामन ने 10 गुण बताए हैं और 3 रीतियां बताई हैं। ममटाचार्य ने उस 10 गुणों को अपने दिए हुए 3 गुणों के अंतर्गत समाहित कर ले रहे हैं। वो कैसे, तो इसी की चर्चा कल हमने शुरुआत की थी, पर आज उसको फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बहुनाम पदानाम एक पदवत भासमानात्मा यह श्लेषः, यानी अनेक पदों का एक पद की तरह लगना, इस स्वरूप का जो श्लेष गुण है वह गुण यश आरोह आरोह कर्म रूप समाधि, और आरोह और अवरोह कर्म रूप जो समाधि है, या च विकटत्व लक्षणा उदारता, और वो उदारता जिसमें विकटत्व का लक्षण होता है, बड़े बड़े अक्षर होते हैं। यश्च ओजो मिश्रित शैथिल्यात्मा प्रसाद, ओज से मिश्रित शैथिल्य आत्मा, शैथिल्य रूप, शिथिल रचना रूप जो प्रसाद गुण है, तेषाम ओजस्य अंतर्भाव, उनका ओज अलंकार में, ओज गुण में अंतर्भाव हो जाता है। यानी 5 अलंकार एक वामन के 5 गुण ममटाचार्य के 1 गुण के बराबर हो जाते हैं। यानी ओज गुण में ही दूसरे 4 गुण, ओज गुण अपना तो है ही, दूसरे 4 गुण भी इसी में समाहित हो जाते हैं। कौन कौन से? श्लेष, समाधि, उदारता और प्रसाद। ठीक है, तो ये 4 गुण इसमें ओज में आ गए, और ओज भी अपना खुद है, तो इस तरह से 5 गुण 1 के बराबर हो गया। अब बचे बाकी के 5। तो कह रहे हैं माधुर्य को तो हमने प्रकार भंग्या लिखा है ना, पृथक पदत्व माधुर्यम भंग्या साक्षात उपात्तम, प्रकारांतर से हमने भंगी को साक्षात, माधुर्य गुण को साक्षात ले लिया है, इसलिए उसमें तो कोई बात नहीं है। माधुर्य गुण तो हमने माना ही है, तो उसमें किसी का समावेश करने की आवश्यकता नहीं है, वो है ही ऐसे। अब आगे प्रसादेन अर्थ व्यक्ति ही गृहीता, अर्थ व्यक्ति जो है, अर्थ व्यक्ति प्रसाद के द्वारा गृहीत हो गई है। और मार्गा भेद रूपा समता क्वचित दोषः, और मार्ग के अभेद रूप, आप जानते हैं ना मार्ग है, यानी 4 पाद का श्लोक है, तो 3 पाद में आपने दूसरे ढंग से रचना की, यानी बिना समास की रचना की, और 1 पाद में समास वाली रचना की। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यह मार्ग में अभेद करना, यानी एक समान रचना करना कहीं कहीं दोषपूर्ण हो जाता है। अब वो दोषपूर्ण करने के लिए मातंग वाला उदाहरण जो दिया था, ठीक है, हाँ, सिंह का कहा ना, मातंगा की मुदा 299 नंबर का जो उदाहरण है उसमें देखते हैं। हाँ, मातंगा किम वल्गितैः किम अफलैराडंबरै जम्बुका सारंगा हमेशा मदम व्रजथ किम शून्येषु शूरा न के कोपाटोप समुद्भटोत्कट सटा कोटेः इभारेः पुरः सिंधु ध्वानिनि हुंकृते स्फुरति यत् तद्गर्जितम गर्जितम। इस श्लोक में उसी का उदाहरण यहाँ दिया है कि इस श्लोक में अगर मार्ग का अभेद न किया जाए, मार्ग का भेद न किया जाए तो दोष हो जाता है। इसलिए समता नामक गुण जो है गुण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मार्ग के अभेद रूप जो समता नामक गुण है वो कहीं कहीं दोष होता है। मान लीजिए कि हाथियों के वर्णन में आपने बिना समास की रचना कर दी, और
भैंसों के मामले में वो कर दिया, लेकिन सिंह के मामले में, सिंह के बारे में जब आपको रचना करनी है तो आपको दीर्घ समास वाली रचना करनी चाहिए, तब वो गुण माना जाता है। अब ऐसे में 3 पादों में बिना समास की रचना करें और सिंह जैसों के मामले में बिना, सिंह के मामले में भी बिना समास की रचना करेंगे तो वह दोष हो जाएगा। लेकिन समता के लिए वह जरूरी है। मार्गाभेद, मार्ग का अभेद करने के लिए, मार्ग में अभेद मत कीजिए, तो ये करने के लिए अगर आप समता का आश्रय लेते हैं, समता गुण अपनाते हैं, तो वो दोष माना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि मार्गाभेद रूपा समता क्वचित दोषः, कहें कि दोष रूप होता है, इसलिए समता गुण मान समता का गुण मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कहीं कहीं दोष रूप भी होती है। आगे, तथा ही मातंगा किम वल्गितै इत्यादो सिंहाभिधाने, कह रहे हैं कि सिंह के अभिधान में मसृण मार्ग त्यागो गुणः, यानी कोमल मार्ग का त्याग करना ही गुणकारी है। अब बिना समास की रचना 3 पादों में हुई हो और सिंह के मामले में भी बिना समास की रचना हो तो दोष होता। कवि ने उसका त्याग कर दिया, सिंह के मामले में उन्होंने दीर्घ समास वाली रचना की, इसलिए वो गुणकारी हो गया। तो मार्ग का भेद तो हो गया, यानी मार्ग का अभेद नहीं रहा। तो मार्ग का अभेद नहीं रहा यानी समता गुण नहीं रहा, तो समता गुण नहीं होने पर भी गुणकारी हुआ, गुण हुआ, इसलिए जो है वहाँ गुण तो है। तो समता को, जिसको कि मार्गाभेद रूप कहा जाता है, वह हमेशा गुण हो ये जरूरी नहीं है, वह कहीं दोष रूप होता है। आगे चलें, ये हो गया कष्टत्व ग्राम्यत्वयोः दुष्टता विधानात् तनिराकरणेन अपारुष्यम सौकुमार्यम औजल्य रूपा कांतिश्च स्वीकृता। अब देखिए, दोषों के मामले में कष्टत्व, ग्राम्यत्व, ये दोष कहे गए हैं, कष्टत्वम और ग्राम्यत्व यो हो, ठीक है, इनकी ये दोष माने जाते हैं। तो इनके दोष कहने, भाई दोष के रूप में माना गया है। अब इसका निराकरण आप कर दीजिए, इसको दूर कर दीजिए। तो जब इसका आप निराकरण कर देंगे तो जो अपारुष्य रूप जो सौकुमार्य गुण है वो आ जाएगा इसमें, और औजल्य रूप जो कांति गुण है वो भी इसमें आ जाएगा। इसलिए आपको सौकुमार्य और कांति ये 2 गुण अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है, ये बात है। इसलिए कष्टत्व और ग्राम्यत्व ये 2 दोषों को आप दूर कर दीजिए तो सौकुमार्य नामक गुण आ जाएगा और कांति नामक गुण भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बात यहीं पर हो जाती है। अब बात आती है प्रौढ़ी की। तो प्रौढ़ी कितने प्रकार की होती है देखें। प्रौढ़ी 5 प्रकार की होती है। पदार्थे वाक्य रचनम वाक्यार्थे च पदाभिधा, प्रौढ़िर्व्यास समासौ च साभिप्रायत्वम अस्य च, यानी प्रौढ़ी 5 प्रकार की होती है। एक तो पदार्थ के लिए वाक्य की रचना, ठीक है, यानी पदार्थ के प्रतिपाद्य अर्थ में वाक्य की रचना करना एक, और दूसरा वाक्य के प्रतिपाद्य अर्थ में पद का कथन करना, अभिधा है ना, पदाभिधा यानी पद का कथन करना, 2 हो गया। तीसरा है व्यास यानी विस्तार, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना, समास यानी संक्षेप में शब्दों का प्रयोग करना, 4 हो गया। और साभिप्रायत्व, साभिप्रायत्व का मतलब होता है कि विशेष प्रयोग का नहीं, विशेष अर्थ का उसमें आधान कर दीजिए साभिप्राय, अभिप्राय पूर्वक, ठीक है। तो ये 5 रूप हैं प्रौढ़ी है। अब कह रहे हैं कि यह जो प्रौढ़ी है, ये प्रौढ़ी तो केवल, अब आगे चलें, ये प्रौढ़ी तो इति प्रौढ़ी या प्रौढ़ी ओजः इति उक्तम तद वैचित्र्य मात्रम, ठीक है। ये प्रौढ़ी जो था ना ओज के लिए, तो कह रहे हैं ये प्रौढ़ी जो प्रौढ़ता है वो तो उक्ति वैचित्र्य मात्र है, वो गुण मत कहिए उसको, वो गुण नहीं है उक्ति, वह विचित्रता मात्र है, उसमें केवल विचित्रता है। यानी लिख से हटकल के प्रयोग कर देते हैं तो प्रौढ़ी आ जाती है, ठीक है। एक तो ये हुआ। तद अभावे भी काव्य व्यवहार प्रवृत्ते है, क्योंकि प्रौढ़ी जैसी ये 5 रचना जो हैं इनके अभाव में भी काव्य जो है होता है, काव्य का व्यवहार होता है। तद अभावे भी काव्य व्यवहार प्रवृत्ते है, उनके अभाव में भी काव्य का व्यवहार होता ही है, हो सकता है।
अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखना है। अपुष्टार्थत्व, अधिक पदत्व, अनवीकृतत्व, अमंगल स्वरूप, अमंगल रूप, अश्लीष ग्राम्याणाम निराकरणेन च साभिप्रायत्व रूपम ओजः। आप जानते हैं ना, दोषों के मामले में अपुष्टार्थत्व यानी कुछ अर्थ जो है अपुष्ट होते हैं, पर्याप्त नहीं होते हैं, तो वह एक दोष माना गया था वहाँ पर। उसी तरह से कुछ कम शब्दों से भी काम चल सकता हो, तो वहाँ अधिक पदों का प्रयोग कर दिया हो तो अधिक पदत्व। उसमें भी अनवीकृतत्व, ठीक है ना, यानी कुछ नया नया नहीं, वो तो त्व आता है ना, त्वा न त्वा ऐसा करके वो प्रयोग आया था उसमें दोष में, कि यानी बार बार एक ही तरह का प्रयोग आप कर रहे हैं, उसमें नयापन कुछ भी न हो, तो वो भी एक दोष है, अनवीकृतत्व कृतत्व। फिर बाद में अमंगल रूप, अश्लील रूप और ग्राम्यत्व, इन सभी दोषों को अगर दूर कर दिया जाए, ठीक है, तो प्रौढ़ी का जो पांचवा है साभिप्रायत्व जो रूप है ओज गुण में, प्रौढ़ी में, वह साभिप्रायत्व प्रौढ़ी ओज गुण लाया जा सकता है। यानी इतने 1 2 3 4 5 और 6 दोषों को दूर कर दीजिए तो साभिप्रायत्व नामक प्रौढ़ी आ जाती है, और वह प्रौढ़ी आने से ओज गुण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उन दोषों को दूर करिए। अब इसको अलग से प्रौढ़ी ओज की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे चलें। ओजः, फिर अर्थ वैमल्यात्मा प्रसादः, अर्थ की जो विमलता है वह प्रसाद है। और उक्ति वैचित्र्य रूपम माधुर्य, उक्ति की वैचित्रता रूप माधुर्य गुण होता है। ठीक है, अर्थ वैमल्य का मतलब विमलता, स्वच्छता, अर्थ की स्वच्छता प्रसाद गुण। अब जानते हैं ना, प्रसाद गुण में कल हम एक चीज बताना आपको भूल गए कि लिखा था ना शुष्केंधनवत, शुष्केंधनादिवत, शुष्केंधनाग्निवत, स्वच्छ जलवत सहसैव यः। तो इसमें प्रसाद गुण जो है चित्त में व्याप्त हो जाता है। ठीक है, तो सूखे लकड़ी में जैसे अग्नि व्याप्त हो जाती है, इस तरह से प्रसाद गुण चित्त में व्याप्त हो जाता है, ये कहा। और जिस प्रकार स्वच्छ जल में, स्वच्छ वस्त्र में, साफ सुथरे यानी निर्मल, मैला न हो, ऐसे वस्त्र में जिस प्रकार जल व्याप्त हो जाता है, उसी तरह से चित्त प्रसाद गुण भी चित्त में व्याप्त हो जाता है। तो ये दो बातें क्यों कही? तो कह रहे हैं कि जो उग्र रस होते हैं उसमें शुष्क ईंधनाग्निवत, यानी सूखे लकड़ी में जैसे अग्नि व्याप्त होती है, उसी तरह से प्रसाद गुण उग्र रसों में, उग्र रस यानी वीर रस, रौद्र रस, विभस इत्यादि में व्याप्त हो जाता है, ये कहना है उग्र रसों में। और कोमल रसों में, स्वच्छ कपड़े में जैसे पानी व्याप्त हो जाता है, उसी तरह से प्रसाद गुण चित्त में व्याप्त होता है कोमल रसों के मामले में, जैसे श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हम बताना कल आपको भूल गए थे, तो यहाँ पर हमने ये आपको बता दिया। अब चलिए आगे। तो वही कह रहे हैं कि अर्थ की विमलता जो है प्रसाद गुण हुआ। ठीक है, और उसके बाद उक्ति वैचित्र्य रूपम माधुर्यम, उक्ति वैचित्र्य रूप माधुर्य होता है। ठीक है, ये भी सही बात है। आगे है अपारुष्य रूपम सौकुमार्यम, परुषता का अभाव सौकुमार्य गुण है। ठीक है, और अग्राम्यत्व रूप उदारता होती है, ग्राम्यत्व का प्रयोग मत कीजिए, उदारता हो जाएगी। ये सब माने गए हैं। ठीक है, ये सब दोषों के अभाव में मान लिए गए हैं। ठीक है ना, यानी उक्ति अपारुष्य को दूर कर दीजिए, परुषता के प्रयोग को दूर कर दीजिए, यानी एक दोष हुआ तो उन दोषों को दूर कर दीजिए तो सौकुमारी आ जाएगा। ग्राम्यत्व शब्दों का प्रयोग मत कीजिए तो उदारता आ जाएगी। तो इस तरह से दोषों को दूर कर देने से ये गुण आ जाते हैं, इनको अलग से गुण मानने की आवश्यकता नहीं है। आगे है अभिधास्यमान स्वभावोक्ति अलंकारेण रसध्वनि गुणी भूत व्यंग्याभ्याम च वस्तु स्वभाव स्फुटत्व रूपा अर्थ व्यक्ति ही। आगे अब जल्दी ही हम लोग शब्दालंकार, अर्थालंकार की चर्चा करेंगे, तो उसमें उसी के लिए कह रहे हैं अभिधास्यमान स्वभाव, जिसका अभी कथन किया जाना बाकी है, यानी जिसका कथन किया जाना है भविष्य में,
ऐसे स्वभावोक्ति अलंकार के द्वारा और रस ध्वनि के द्वारा, गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि के द्वारा वस्तु के स्वभाव का स्पष्ट प्रकटीकरण, ठीक है, उसको स्पष्ट कर देना, वह अर्थ व्यक्ति है। इसको भी अर्थ व्यक्ति को भी गुण मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दीप्त सत्वरूपा कांतिश्च, और दीप्त रस वाली कांति जो गुण है उसको भी अलग से गुण मानने की जरूरत नहीं है। यानी अर्थ व्यक्ति और कांति, इनको भी गुण मानने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इन तीन अलंकारों के माध्यम से स्पष्ट हो ही जाएंगे। स्वभावोक्ति अलंकार, रस ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य ध्वनि, इन तीन के माध्यम से ये दोनों चीजें स्पष्ट हो जाने वाली हैं, इसलिए इनको अलग से गुण मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अर्थ वैषम्य रूपा समता दोषा भाव मात्रम न पुनर्गुणः। अर्थ वैषम्य यानी अर्थ की विषमता रूप जो समता नामक गुण का माना है वामनाचार्य ने कहा कि उसको तो दोष के अभाव रूप है, ठीक है। अर्थ की विषमता को नामक दोष दूर कर दीजिए तो समता गुण आ जाएगा। वह दोष के अभाव रूप है, उसको अलग से गुण मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब कह रहे हैं आगे, कह खलु अनुन्मत्तो अन्यस्य प्रस्तावे अन्यत अभिदध्यात्। ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि जो अनुन्मत्तो जो है ना, खलु अनुन्मत्तो, उन्मत्त न हो, ऐसा यानी बुद्धिशाली आदमी, समझदार आदमी। कौन सा आदमी जो समझदार होगा वह किसी अन्य के प्रकरण में दूसरी बात करेगा, ठीक है। भाई दूसरा प्रसंग चल रहा हो, यानी गाय की चर्चा चल रही हो, आप मृग की चर्चा कर देंगे, ऐसा कौन समझदार आदमी होगा। भाई गाय की जब चर्चा चली तो गाय की ही चर्चा चले, ठीक है। यानी दर्शन की चर्चा हो रही तो दर्शन की ही चर्चा हो, व्याकरण की चर्चा न हो, ठीक है ना। तो ऐसा कौन समझदार आदमी होगा जो ऐसा करेगा। यानी समझदार होगा तो नहीं करेगा, मूर्ख होगा तो करेगा। ये भी व्यंग्यार्थ है इसमें से, ठीक है। तो आगे चलें। अर्थस्य अयोनेः अन्य छाया योनेर्वा यदि न भवति दर्शनम तत्कथम काव्यम। बात यह है कि काव्य का तो एक स्वाभाविक गुण है, ठीक है, कि वह अर्थ जो है अयोनिगत होता है। यानी कुछ अर्थ उसके पारंपरिक या लौकिक नहीं होते हैं। अयोनि का मतलब ये हुआ कि जिसका लौकिक आधार न हो। जैसे मान लीजिए कि कामदेव के 5 बाणों की बात आती है, ठीक है ना। कवि समय जितने भी हैं, यानी वसंत ऋतु में ही कोयल बोले, अब ये बात तो गलत है, कोयल तो हमेशा बोलती है। तो कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो कविगत होते हैं, कवि जगत में प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन उनका कोई लौकिक आधार नहीं होता है। तो ऐसे अर्थ से अयोने है, अर्थ की अयोनि वाला होने के कारण, और अन्य छाया योने है वा, या कुछ अर्थ ऐसे होते हैं जो कहीं और से लाए गए होते हैं। अब मान लीजिए लक्षणा में और व्यंजना में होता क्या है, यही तो होता है कि अन्य छाया योनि होती है वो, भाई गतः अस्तम अर्कः। तो भाई अब दूसरा आपको तो अर्थ लेना है कि संध्याकालीन कार्य किए जाएं, ये अर्थ लेने के लिए आपने कहीं और से अर्थ ले लिया, इसको आपने इसके लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया, आपने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। तो वही कह रहे हैं कि अन्य छाया योने है, यानी दूसरी अन्य छाया यानी अन्य अर्थ से दूसरे अर्थ को लिए जाए। अगर ये न किया जाए, कह रहे हैं कि इन दोनों का, इन दो चीजों का, यानी अयोनि का और अन्य छाया योनि का यदि दर्शन न हो काव्य में, तो फिर वो काव्य ही किस बात का। काव्य के लिए तो ये जरूरी है ना कि अयोनिक अर्थ लिया जाए, यानी ये लोक में प्रचलित अर्थ न लेकर के जो कवि जगत में प्रसिद्ध है ऐसे अर्थ लिए जाएं। अयोनिज एक, और दूसरा छाया, अन्य छाया योनिज, ये अर्थ लिया जाए। तो इसी को तो हम काव्य कहते हैं, अदरवाइज काव्य बनेगा कैसे। तो वही कह रहे हैं कि यदि न भवति दर्शनम तत्कथम काव्यम, काव्य कैसे होगा ही नहीं। इति अदृष्ट रूप समाधि अपि न गुण, इस प्रकार से अदृष्ट रूप जो समाधि गुण माना गया है वामन के द्वारा, वह भी गुण नहीं है, क्योंकि ये अदृष्ट
अर्थ दृष्टि, वो कहते हैं ना अर्थ दृष्टि, तो अर्थ दृष्टि रूप जो समाधि गुण माना गया है वो तो काव्य का स्वाभाविक लक्षण है, इसलिए उसको अलग से गुण मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इति अर्थ दृष्टि रूप समाधि है। अर्थ दृष्टि रूप जो समाधि गुण कहा जाता है वह समाधि गुण नहीं है, वो तो स्वाभाविक लक्षण है उसका काव्य का। भाई अयोनि वाला अर्थ लेंगे, होता ही है ना काव्य में, तो ऐसे प्रयोग बहुत सारे होते हैं जो जिनका कोई लौकिक आधार नहीं होता है, लोक में वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ऐसा होता है। और अन्य छाया योनि वाला भी अर्थ होता है। तो ये सब अर्थ तो स्वाभाविक लक्षण है काव्य के, उसको समाधि गुण के साथ जोड़ देने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ हो गई। अब आगे चलें। तेन, इस प्रकार न अर्थ गुणा वाच्या प्रोक्ता शब्द गुणाश्च ये, इसी कह रहे हैं कि इसीलिए आपने जो 10 गुण बताए जिसमें अर्थ गुण है और शब्द गुण है, दोनों ही गुण जो 10-10 बताए आपने, वे वाच्य नहीं है, वो कहने योग्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, स्वीकार्य नहीं है। वो 10 गुण तो बता दिया ना ममराचार्य ने। वाच्या इति वक्तव्या, ठीक है, ऐसे नहीं बोलने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत नहीं है। ममराचार्य ने सीधे उसका खंडन कर दिया। ममटाचार्य ने वामन के उन 10 गुणों का, जो कि अर्थ गुण है और शब्द गुण है, उन 10 गुणों का खंडन कर दिया। अब आगे चलें। माधुर्य आदि गुणों के जो व्यंजक वर्ण हैं, अब उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्णा समासो रचना तेषाम व्यंजकतामिता। वर्ण, समास, रचना, इन गुणों के, तेषाम यानी तेषाम गुणानाम, ठीक है, उन गुणों के जो वर्ण हैं, व्यंजक जो वर्ण हैं, उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। उनके लिए योग्य जो समास है उनकी चर्चा, और उनके लिए योग्य जो रचना शैली है उसकी रचना हम अब करने जा रहे हैं। उनके व्यंजक जो वर्ण इत्यादि हैं उनकी। के कस्य यानी कौन से वर्ण किस गुण के व्यंजक हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मूर्धनि वर्गांत्यगाः स्पर्शा अटवर्गाः रणौ लघु अवृत्तिर मध्यवृत्तिर्वा माधुर्ये घटना तथा। अब ये मूर्धनि आया तो मुझे आपसे एक बात कहनी पड़ेगी। आप लोग भी हस्तप्रतों को पढ़े होंगे, ठीक है, तो उन हस्तप्रतों में आप जानते हैं पहले ये हस्तप्रत या तो ताड़पत्र के रूप में होती है या फिर कागज के रूप में होती है। उसमें जगह बहुत कम होती है और लेखन की सामग्री बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए शब्दों को, ये सभी शब्दों को एक साथ जोड़ करके लिखा जाता है। 2 शब्दों के बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती है। यानी 2 शब्द हो, अभी आजकल तो हम लिखते हैं तो उसमें तो क्या है, एक शब्द के बाद दूसरे शब्द के बीच में गैप रखते हैं। टाइप भी करेंगे तो स्पेस आ जाएगा, लेकिन उस जमाने में 2 शब्दों के बीच में जगह नहीं रखी जाती थी। ठीक है, क्योंकि जगह ज़्यादा से ज़्यादा बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का उसमें समावेश कर लेना, ये ध्येय होता था। तो उसमें संयुक्त व्यंजन लिखने की अलग परंपरा थी, उनके नामकरण भी किए गए थे। तो संयुक्त व्यंजन कैसे लिखे जाते थे, तो आप जानते हैं ना कि हलो अनंतरः संयोगः, यानी बिना किसी स्वर के व्यवधान के 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ हों बिना अंतर के, तो उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी 2 ऐसे व्यंजन या 2 से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर न हो, ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो उसमें होता यह है कि सामान्य तौर पर तो आधा भी, यानी जो संयुक्त व्यंजन होगा तो उसमें जो पहला व्यंजन होगा वो पहले लिखा जाता है और बाद वाला बाद में लिखा जाता है। लेकिन इन हस्तप्रतों में जगह को बचाने के लिए पहले वाले को ऊपर लिख देते हैं और उसी के नीचे दूसरा वाला लिख देते हैं। यानी पहला जो पहले आएगा वो ऊपर हो जाएगा, नीचे आएगा वो बाद में आएगा। उसी तरह से जान लीजिए, तर्क शब्द है तो र जो है क के ऊपर है, र पहले है इसलिए ऊपर गया, क के ऊपर गया। और तक्र जब बोलेंगे तो क के नीचे र आ जाता है। ठीक है, तो आप यहीं पर उसके अंतर को देख लीजिए।
तो उसलिए जो ऊपर लिखा जाता है उसको ऊर्ध्व कहा जाता है या मूर्धन कहा जाता है, मूर्धा कहा जाता है। यानी जो सिर पर रहे वो मूर्धनि और जो नीचे रहे वो अधः, नीचे लिखा जाता है वो अधः। तो यहाँ अधः वाली तो बात ही नहीं है, यहाँ तो मूर्धनि कहा, लेकिन आपको संयुक्त व्यंजन में जो पहले आता है उसको मूर्धन या ऊर्ध्व कहा जाता है, और जो बाद में लिखा आता है, जैसे मान लीजिए प्राप्त शब्द है तो प जो है ऊर्ध्व, आप देखे भी होंगे, प ऊपर लिखते हैं और त नीचे लिखते हैं, ठीक है। प ऊपर हो गया, त नीचे हो गया, प्राप्त इस तरह से लिखा जाता है। तो इसीलिए प जो है ऊर्ध्व हो गया क्योंकि वो पहले आता है, और त अधः है क्योंकि वो बाद में आता है, ठीक है। तो इस तरह से अब यही कह रहे हैं कि मूर्धनि वर्गांत्यगाः, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिसमें जो वर्गीय व्यंजन हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, वर्ग, पवर्ग इत्यादि, ये जो कवर्गीय व्यंजन पर इसमें टवर्ग को छोड़ करके, ठीक है, तो उसमें इनको जो है इनके ऊर्ध्व में यानी ङ, य, ण, न, म, इन व्यंजनों का प्रयोग ऊर्ध्व में यानी ऊपर आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अंत शब्द है तो न और त है, तो न पांचवा व्यंजन है तवर्ग का, यानी अंतिम व्यंजन है तवर्ग का, वो अंत्यगाः, ठीक है, वो ऊर्ध्व में यानी मूर्धनि में आया, यानी ऊपर उसका प्रयोग हुआ, और त जो है नीचे आ गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि माधुर्य गुण में ऐसे वर्णों का आप प्रयोग कीजिए जिनमें वर्गीय जो अनुनासिक व्यंजन है, अब यहाँ अनुनासिक समझ लीजिए, अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग संयुक्त व्यंजन के पहले क्रम पर हुआ हो। संयुक्त व्यंजन में पहले क्रम पर ये अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए, तब माधुर्य गुण का की व्यंजना होगी। अब जानते हैं ना गुण व्यंग्य होता है, ठीक है, गुण वाच्य नहीं होता है, व्यंग्य होता है, ठीक है। चलें आगे। तो ये इसलिए व्यंजकतामिता कहा है, यानी गुण की व्यंजकता होती है, गुणवाच्य नहीं होता है कभी भी। चले आगे। बाद में है स्पर्शा, स्पृष्ट व्यंजन है, कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक के व्यंजनों को स्पृष्ट व्यंजन कहा जाता है और उनकी स्पर्श संज्ञा होती है। तो इनका प्रयोग करिए, ठीक है। लेकिन इनके साथ में इनके अंतिम व्यंजन जो अनुनासिक व्यंजन है उनका इनके ऊर्ध्व में यानी मूर्धा पर यानी सिर पर उनका प्रयोग हुआ होना चाहिए। जैसे अंत है, अंग है तो ङ पहले आ गया, अंत है तो न पहले आ गया, कंकण है तो ङ आ गया, चंचल है तो य आ गया ऊपर, ठीक है ना। तो ऐसे वर्णों का प्रयोग कीजिए जिनमें संयुक्त रूप में ऊर्ध्व क्रम पर यानी मूर्धा क्रम पर अनुनासिक व्यंजनों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, ये बात है। लेकिन इसमें टवर्ग का प्रयोग ना हो, अटवर्गाः, टवर्ग टठढ़ना नहीं होना चाहिए, ठीक है, टवर्गीय व्यंजन नहीं होने चाहिए, अटवर्गाः। लेकिन र और ण का प्रयोग कीजिए जरूर, ण का प्रयोग करने का स्वतंत्र प्रयोग हो, ध्यान रखिए। र का प्रयोग कीजिए और ण का प्रयोग कीजिए। जैसे कंकण तो ऐसे ये आएगा, चलेगा, टंकण ये आएगा, सॉरी टंकण नहीं आएगा क्योंकि वो जो है टवर्गीय हो गया, लेकिन कंकण आ सकता है, ठीक है ना। वो चलिए आगे। अनुरणन है तो अनुरणन में आएगा, ण आ गया ना तो उसमें आएगा। तो र और ण का प्रयोग तो जरूर कीजिए, लेकिन इनके साथ जो स्वर होगा वह लघु होना चाहिए, ह्रस्व स्वर होना चाहिए, ठीक है, दीर्घ स्वर नहीं होना चाहिए। रा न हो, रै न हो, रो न हो, ठीक है, लेकिन र हो, री हो, रू हो, इस तरह के प्रयोग आप र का प्रयोग कर सकते हैं, तब ये माधुर्य गुण के व्यंजक होंगे, ये कहना है। अब आगे कहते हैं अवृत्ति ही, समास नहीं होना चाहिए। अवृत्ति का मतलब समास होता है, तो कह रहे हैं समास नहीं होना चाहिए, या मध्य वृत्ति या थोड़े हल्के फुल्के समास हो जाए मध्यम कक्षा के, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाले छोटे छोटे समास हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें माधुर्य घटना तथा माधुर्य में इनकी इस तरह से रचना होने, घटना मतलब रचना, ठीक है, घटना मतलब रचना, ऐसी रचना माधुर्य गुण में व्यंजक, माधुर्य गुण की व्यंजक होती है, ये है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, देखिए
करें टठ डोढ़ वर्जिता कादयो मानता शिरसि निज वर्गांति युक्ता। टठ डोढ़ से रहित, क से लेकर म तक कादयो मानता, क से लेकर म तक, शिरसि उनके सिर पर यानी ऊर्ध्व क्रम पर, निज वर्ग अंत्य युक्ता, अपने ही वर्ग के अंतिम व्यंजन हो, यानी अपने ही वर्ग के अनुनासिक व्यंजन का प्रयोग हुआ हो, जैसे अंग वगैरह है, अंग है, अंत है, चंचल है, ठीक है। तो ऐसे प्रयोग तथा रेफ णकारौ, रेफ और णकार ये, लेकिन ह्रस्वांतरितौ यानी इनके साथ ह्रस्व स्वर रहना चाहिए, दीर्घ स्वर नहीं होना चाहिए। ऐसे वर्ण का प्रयोग हो, समास का अभाव होना चाहिए, समासाभाव हो, और या फिर मध्यम समास हो, मध्यमा समास हो, यानी मध्यम कक्षा का समास हो या छोटे छोटे समास हो तो भी इस तरह का समास होना चाहिए। ऐसे माधुर्यवती पदांतर योगेन, ऐसे माधुर्य, ठीक है, वती पदांतर योगेन, अन्य पदों के योग से जो रचना की जाती है वह माधुर्यस्य व्यंजिका, वह ऐसे ऐसे वर्ण जो है माधुर्य गुण की व्यंजक होती हैं। देखिए व्यंजका कहाँ, अब उदाहरण देना पड़ेगा, तो उदाहरण दे रहे हैं। अनंग अनंग रंग प्रतिमं तदंगम भंगी भी रंगीकृतम आनतांग्याः कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वांतन शांता परचिंतनानि। ठीक है, कह रहे अनंग रंग प्रतिमं तदंगम भंगी भी अंगीकृतम आनता, झुकी हुई शरीर वाली उस युवती के तदंगम, उस शरीर को, उस अंगों को, यानी वो शरीर को ही, जो कि अनंग रंग प्रतिमम यानी कामदेव की रंगशाला जैसी है, कामदेव की रंगशाला जैसी उस शरीर को, उस नतांगी के शरीर को, भंगी भी यानी हाव भावों के द्वारा, भंगियों के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा, अंगीकृतम स्वीकार कर लिया गया, यानी अपने आगोश में ले लिया गया है उन भंगियों के द्वारा, हाव भाव या चेष्टाएं, ठीक है, भंगी मतलब चेष्टा होता है, कर लिया गया है। एक तो ये बात हुई, और उसके बाद या ये एता, अब उन भंगियों ने क्या किया, देखिए सबसे पहले तो उन भंगियों ने, हाव भाव और रूप चेष्टाओं ने क्या किया, उस युवती के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया, यानी अब वो भंगियां उस शरीर से अपने अनुसार काम करवा रही हैं। कुल मिला के ये है कि वह युवती तरह तरह की चेष्टाएं कर रही है। एक बात हुई। दूसरी बात है कि वही भंगियां, वही हाव भाव जो है कर क्या रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यूनाम स्वांतानि शांता पर चिंतनानि कुर्वन्ति सहसा। अचानक वो भंगियों, उन भंगियों ने, उन हाव भावों ने युवकों के, यूनाम यानी युवकों के हृदय को, अपर चिंतनानि शांत अपर चिंतनानि यानी दूसरी बहुत सारी चिंतनों को शांत कर दिया है उनके हृदय में जो दूसरे सब चिंतन कर रहे हैं, उन सारी चिंतनों को, जितने भी चिंतन विद्यमान हैं, उन सारे चिंतनों को शांत कर दिया है उन भंगियों ने। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि उन हाव भाव वाली युवतियों को देख करके युवकों ने दूसरा सब कुछ सोचना छोड़ दिया है, केवल अब उनके बारे में सोचते हैं। ये कहना है, केवल उनके बारे में सोचते हैं। किसके बारे में? युवतियों के बारे में सोचते हैं। यानी युवक और भी कुछ सोच सकता है, कह रहे हैं कि अब वो नहीं सोच रहा है, अब केवल युवतियों के बारे में सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उन हाव भावों ने, भंगियों ने जो है सबसे पहले तो उसके शरीर को अपने कब्जे में लिया, यानी अपने अनुसार चेष्टाएं करवा रही हैं उन भंगियां जो है। अब क्या कर रही हैं कि उन्होंने, उन भंगियों ने युवकों के हृदय में जो अन्य चिंतन है, अन्य सोच है, बाकी सभी सोचों को उसने शांत कर दिया है उन भंगियों ने। ये है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए, ये जो है अनंग ng और ग आ गया, रंग में ng ग आ गया, तदंग में ng ग आ गया, भंगी में भी ng ग आ गया, अंगीकृत अंग्याह ng ग आ गया ना, कवर्ग का। उसके बाद कुर्वंती में न तो आ गया, स्वांतानी, शांतानी, परचिंतनानी, अपरचिंतनानी, ये न तो आ गया, तो हो गया ना। और सारे अब ये देखिए
इसमें र आ गया है, देखिए आप जो है र आया ना, अनंग रंग, तो र आ गया ह्रस्व स्वर के बाद में भंगी भी रंगी र आ गया, उसमें भी अपर चिंतनानी में र आ गया, इस तरह से र आ गया है। जो नहीं आया कोई बात नहीं, पर होना चाहिए, ठीक है। नहीं भी है, नहीं भी होगा, सब थोड़े होते हैं, पर कुछ तो आया ना, तो इतने सारे लक्षण इसमें हैं, इसलिए यहाँ पर माधुर्य गुण है। यह श्लोक जो है माधुर्य गुण को व्यंजित कर रहा है, इसलिए इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। योग आद्य तृतीयाभ्याम अंत्योः ऋण तुल्ययोः टादि शशौ वृत्तिर्दैर्घ्यम गुम्फोद्यत ओजसी। अब ओज गुण का लक्षण बता रहे हैं। ओज गुण कैसे व्यंजित होता है, किन किन चीज़ों से ओज गुण व्यंजित होता है, अब बता रहे हैं। देखिए, आद्य तृतीयाभ्याम अंत्योः, अब ये सब थोड़ा समझने में बड़ी कठिनाई है। आद्य, अब जैसे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ठीक है। अब ये पंच वर्ग जो है, कवर्ग चवर्ग वगैरह, इनमें आद्य और तीसरा, पहला और तीसरा क्या होगा, क ग च ज त द प ब, क ग च ज ट ड त द प ब, ठीक है। यानी पहला और तीसरा हो गया आद्य तृतीय। और ये अपने भी अंति यानी परवर्ती के साथ में, यानी ख घ परवर्ती के साथ मतलब तो है भाई, पहला अपने दूसरे के साथ, तीसरा अपने चौथे के साथ, ठीक है ना, इस तरह से। तो ख और घ, फिर छ और झ, फिर ठ और ढ, फिर थ और ध, और फिर फ और भ, इनके साथ में, और फिर ऋण का मतलब इसे रेफेण कहा जाए तो ऋण कहा रो के साथ में, ठीक है। ऋण के साथ तुल्य यो हो, ठीक है, समान। र के साथ तुल्य का मतलब होता है कि वह संयुक्त रूप में आ सकता है, का नाम ये मतलब है संयुक्त रूप में आवे। र के साथ संयुक्त, जैसे तक्र है, तर्क है। तुल्य यो का मतलब आगे पीछे कहीं पर भी हो सकता है, यूं। टादि ही शसौ, ट आदि, ट जिसके आदि में हो, है ना। रेफ के साथ योग, यानी ऊपर और नीचे, ठीक है ना। रेफ के जैसे तर्क है और तक्र है, दोनों चलेगा। मार्ग है और उग्र है, इस तरह से। तो ये र का योग होना, योग का मतलब संयुक्त व्यंजन में होना चाहिए। एक तो ये हो गया, और दूसरा तुल्य वर्णों का योग, ठीक है। तुल्य वर्णों का योग का मतलब जैसे सिद्धि है, बुद्धि है, वित्त है, उच्च है, उद्दाम है, ऐसे। और टादि का मतलब टठ डढ़, इन वर्गों का प्रयोग हो। उसके बाद शशौ है ना, शशौ तालविषय और मूर्छ, ये। और वृत्तियों की दीर्घता, दीर्घता का मतलब हुआ दीर्घ समास, लंबे समास। और ऐसा गुम्फ उद्धता, यानी उद्धत रचना, ठीक है। उद्धत रचना यानी भारी शब्दों का प्रयोग किया आपने, अर्थ करना कठिन हो जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो ये सारे लक्षण जो है ओज गुण के व्यंजक होते हैं, ये कहना है। ये सब ओज गुण के व्यंजक होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, वर्ग प्रथम तृतीयाभ्याम अंत्योः, वर्ग के प्रथम पहले और तीसरे के साथ उनके अंतिम यानी उनके परवर्ती व्यंजनों के साथ, द्वितीय चतुर्थयोः, दूसरे और चौथे के साथ, रेफेण अधः, रेफ के साथ अधः आया ना, अधः यानी नीचे भी आ सकता है, ऊपरी या ऊपर भी हो सकता है। ऊपर यानी मूर्धनी वाला आया था ना उधर, यानी ऊपर भी संयुक्त व्यंजन में वह पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, ऐसे उभयत्र दोनों तरफ। वाह यस्य कस्यचित, जिस किसी के साथ भी जैसी रचना बने, उस तरह से तुल्य यो हो, एक समान, ठीक है। एक समान यानी आगे पीछे कहीं से भी हो रचना, कोई बात नहीं है। तस्य एव संबंध, उसके साथ संबंध हो, रेफ के साथ। फिर बाद में टवर्ग ये व्यंजन हो, टठ डढ़, अर्थात णकार वर्ज, क्योंकि ण तो मधुरी में चला गया, ठीक है ना। अब रणु है ना, तो रण और ण, तो ण तो उधर चला गया, तो ण नहीं लिया, केवल ट ठ ड ढ,
इतना ही इसमें लेना है, उस गुण में लेना है। तो टवर्ग का व्यंजन जिसमें णकार वर्जित हो, णकार ना हो क्योंकि वो तो मधुरी में चला गया, ऐसे ट और डौढ़ ये 4 वर्ण, और फिर शकार और शकार, तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार ये, और दीर्घ समास, ठीक है, दीर्घ लंबे लंबे समास हो, और विकटासंग विकट रचना हो, यानी अर्थ करना कठिन हो, तो ऐसा जो है ऐसी 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 रचना जो है ओज गुण की व्यंजक होती है। ठीक है, ऐसी रचना ओज गुण की व्यंजक होती है। चलें आगे। तो अब इसका उदाहरण देना पड़ेगा। तो उदाहरण देने के लिए उन्होंने मूर्धनाम, उद्धृत, कृत इत्यादि नाम का जो उन्होंने बनाया था 159वां उदाहरण है। ठीक है, अब देख लेते हैं। 159 है ना, वहां तक जाने में देर लगेगी। हाँ, मूर्धनाम उद्वृत्त कृत विरल गलत रक्त संसक्त धारा धौतेशांग्री प्रसादोपनत जय जगत जात मिथ्या महिम्नाम कैलासोल्लासनेच्छा व्यतिकर पिशुनोत्सर्पी दर्पोद्धुराणाम दोषणाम च येषाम किमेतत् फलमिह नगरी रक्षणे यत् प्रयासः। रावण की उक्ति है। अब जानते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमने काम किया और ऐसे हमारी भुजाएं हैं, तो क्या अब इन भुजाओं का यही काम रह गया है कि मैं अपनी ही नगरी की रक्षा करूं? जो आदमी किसी को भी अपने कब्जे में कर लेता था, तो स्वर्ग जैसे चीज़ों को, स्वर्ग जैसे नगर को लूटने वाला इस धरती पर तो उसके मेरे सामने कोई था ही नहीं। ऐसी भुजा वाला मैं हूँ, और ये अब ये इन मेरी भुजाओं का अब यही काम रह गया है बाकी कि मैं अपनी ही नगरी की रक्षा करूं। यह है। तो अब आप देख लीजिए, ओज गुण इसको कहते हैं। ठीक है, विरस का है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसको उदाहरण दे दिया। चलें आगे। उसका अर्थ हमने कर दिया है, अब देख लेंगे। आगे है श्रुति मात्रेण शब्दात तो ये नार्थ प्रत्ययो भवेत। सुनने मात्र से ही जिसमें अर्थ की प्रतीति हो जाए, अर्थ का ज्ञान हो जाए। साधारण समग्राणाम सप्रसादो गुणो मतः। साधारण, ठीक है, वह साधारण, समग्राणाम सप्रसादो गुणः आते, ये प्रसाद गुण है, सभी जगह पाया जाता है। समग्राणाम का मतलब सभी, समस्त रसों और साधारण रूप से, ठीक है, वह गुण जो है प्रसाद गुण होता है, सभी रसों में पाया जाता है। ठीक है ना। शब्द समास या रचना के द्वारा श्रवण मात्र से शब्द से अर्थ की जहाँ प्रतीति हो जाए, वह सब वर्णों में, सभी समासों में तथा रचनाओं में रहने वाला प्रसाद गुण है। आप जानते हैं ना, जैसे कैसे कहा कि सूखी लकड़ी में जैसे आग व्याप्त हो जाती है, वैसे ही उग्र जैसे रसों में, वीर आदि रसों में प्रसाद गुण जो है चित्त में व्याप्त हो जाता है। उसी तरह से यही प्रसाद गुण कोमल रसों में, जैसे श्रृंगार आदि है, तो जैसे पानी जो है स्वच्छ कपड़े में व्याप्त हो जाता है, उसी तरह से प्रसाद गुण कोमल रसों जैसे श्रृंगार आदि रसों में जो है व्याप्त हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने इसका लक्षण किया। ठीक है। तो अब देखिए, सुनने ऐसी रचना हो जो सुनने मात्र से जिसका अर्थ मालूम हो जाए। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्नता। ठीक है। तो आपको कष्ट न हो, इसलिए प्रसाद कष्ट, बिना कष्ट किए ही जब आप काव्य का अर्थ जान लेंगे तो समझिए उसमें प्रसाद गुण है। ये बात है। ठीक है, चलें आगे। परिम्लानम, अब ये प्रसाद गुण का लक्षण देख लीजिए। परिम्लानम पीन स्तन जघन संघात उभयतः तनोर मध्यस्यन्तः परिमिलनम अप्राप्य हरितम इदम व्यस्तन्यासम स्लथ भुज लताक्षेप वलनैः कृशांग्याः संतापम वदति विष्णि पत्र शयनम। ठीक है। अब एक विरहिणी स्त्री है, वह अकेले शैया पर सोई हुई है, विरह की अग्नि में जल रही है, तो करवटें भी बदल रही है। तो कमलनी के पत्तों की शैया बनाई गई है। ठीक है, कमलनी के पत्तों की शैया बनाई गई है। अब उस पर वो लेटी हुई है।
तो हाथ भी इधर से उधर जा रहे हैं उसके, उसकी वजह से वो जो है पत्ते की शैया जो है बिगड़ गई है। तो कह रहे हैं कि पीन स्तन जघन संघात उभयतः तनोर मध्य अंतः परिमिलनम अप्राप्य हरितम। देखिए पहले अर्थ देख ले। वदति बोल रहा है, ठीक है, कह रहा है, कथित बता रहा है। वदति का मतलब बता रहा है। क्या बता रहा है? संताप को, ठीक है, संताप को बता रहा है ना। संताप संताप को बता रहा है। कौन बता रहा है? तो बिस्नी पत्र शयनम, बिस्नी पत्र से बनी हुई शैया जो है कृशांग्या संतापम बदती, कृशांगी के संताप को कह रही है। शैया जो है कह रही है। अब वो शैया है कैसी? यानी कह रही है मतलब सूचित कर रही है। तो किस तरह से? तो कहे कि यह बिस्नी पत्र की जो शैया है वह ऊपर और जघन के पास परिम्लान है, मुरझा गई है, सूखने जैसी हो गई है। क्यों? तो ऊपर क्यों मुरझाई हुई है? तो वहां पर शरीर का स्पर्श है। किस शरीर का? तो कह रहे हैं पीन स्तन, मोटे बड़े स्तनों के स्पर्श के कारण वहां पर बिस्नी पत्र की जो शैया में बिस्नी जो पत्र है वह शैया वहां मुरझाई हुई है। क्योंकि स्पर्श हुआ, शरीर में ज्यादा ताप है, तो ताप है उसकी वजह से वो सूखने सा लगा है। तो अचानक तो सूख नहीं जाएगा, तो सबसे पहले वो मुरझाएगा। पत्र जो है, पत्ते जो है मुरझाएंगे। तो ऊपर के साइज में, ऊपर के दिशा में जहां पर स्तन का स्पर्श हो रहा है वहां मुरझाया हुआ है। और जघन संघात, और जहां पर जांघ वगैरह है, नितंब वगैरह हैं, वहां पर भी जो है मुरझाया हुआ है। क्योंकि वहां पर भी शैया से स्पर्श हो रहा है, वो भी ऊंचा जगह है, ठीक है। तो वहां पर भी परिम्लानम, ठीक है, वहां पर भी मुरझाया हुआ है। कौन? बिस्नी पत्र शयनम, वहां भी मुरझाया हुआ है। लेकिन तनोर मध्यस्य अंतः परिमिलनम अप्राप्य, लेकिन जो दोनों के बीच में जो कमर का भाग है वो पतला है। मध्य तनो पतला शरीर है, तो मध्य के जो अंदर का भाग है, बीच का जो भाग है वह परिमिलन यानी शैया से मिलने को प्राप्त नहीं होने के कारण, ठीक है, क्षमा करेंगे, शैया परिमिलनम अप्राप्य यानी उस बिस्नी पत्र की शैया को से नहीं मिलने के कारण हरा ही हरा है। इसलिए कि वहां पर शरीर से स्पर्श हुआ ही नहीं। कमर जो है पतली है, तो पतली कमर है तो वो ऊंची ही उठी हुई है, वो शैया से उसका स्पर्श ही नहीं हुआ। तो शैया से स्पर्श नहीं हुआ तो अब क्या? तो वहां पर जो है पत्ता जो है कमलिनी पत्र हरा ही हरा है, ठीक है। ऐसी शैया, ठीक है, ऐसी शैया। इदम व्यस्त न्यासम, अब रचना पहले तो सजाया गया होगा, चलो ठीक से बढ़िया उसको बना दिया गया होगा, लेकिन अब वो व्यस्त है, इधर से उधर बिखर गया है। व्यस्त का मतलब बिखर जाना, बिखर गया है। किसकी वजह से? तो कह रहे हैं श्लथ भुज लता क्षेप वलनई ही, ढीले ढाले भुज लता आदि के इधर से उधर फेरने की वजह से। वलनई का मतलब फेरना, हाथ इधर से उधर किया, उधर से उधर किया, इसकी वजह से जिसकी रचना बिगड़ गई है, जिसकी रचना उथल पुथल हो गई है या छिन्न भिन्न हो गई है, ऐसी वह शैया जो है कृशांगी के संताप को बता रही है। ये बात है। तो अब आप देखिए यहाँ पर प्रसाद गुण इसलिए है कि आप समझ भी जा सकते हैं, समझ सकते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से अब हम लोग आगे चलेंगे। प्रसाद गुण की ये बात है। अब आगे चले। यद्यपि गुण परतंत्रा संघटनादयस तथापि वक्तृवाच्य प्रबंधानाम औचित्येन क्वचित रचना वृत्ति वर्णानाम अन्यथात्वम अपीष्यते। यह एक बड़ी बात है। लगता है आज पूरा नहीं हो पाएगा, तो सही मिनट है, अब देखते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि यद्यपि रचना जो है गुणों के अधीन होती है, तो जिस तरह की रचना बताई गई, तो आपको जिस गुण का जहां पर प्रयोग करना है उसके अनुरूप वर्णों का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो ये तो बात अभी तक कह दी गई है। अब कह रहे हैं कि यद्यपि रचना, संघटना का मतलब रचना, रचना जो है गुणों के अधीन होती है, फिर भी वक्ता के, वाच्य के और प्रबंध के औचित्य के कारण कहीं कहीं, क्वचित क्वचित यानी कहीं कहीं, रचना वृत्ति वर्णा नाम, रचना वृत्ति और वर्णों का अन्यथात्वम यानी अन्यथा प्रयोग यानी अन्यथा रचना भी मान लिया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि जैसे बताएगा वैसे ही रखिए। 3 कारणों से, वक्ता के कारण, वाच्य के कारण और प्रबंध के कारण, जो नियम पहले बताए गए हैं गुणों के लिए, जिन वर्णों की रचना की बात बताई गई है गुणों के लिए, उनके विपरीत भी रचना की जा सकती है। किन कारणों से? 3 कारणों से, वक्ता के कारण भी, वाच्य के कारण और प्रबंध के कारण भी, कहीं कहीं पर, हम हर जगह नहीं, कहीं कहीं। तो अब आप देखिए, क्वचित वाच्य प्रबंध अनपेक्षया वक्तृ औचित्याद एव रचनादयः। अब कहीं पर वाच्य को छोड़ दीजिए, प्रबंध को छोड़ दीजिए, उसकी उपेक्षा करके केवल वक्ता के औचित्य के कारण, ठीक है, वक्ता के औचित्य के कारण विपरीत प्रकार की रचना की जाती है। विपरीत प्रकार की रचना का मतलब, मान लीजिए श्रृंगार रस है, उसमें लंबे लंबे समासों का प्रयोग कर दीजिए तो विपरीत रचना हो गई ना, या कर्कश शब्दों की रचना कर दी गई है, तो ये रचना वक्ता की अपेक्षा से अगर की जाए तो मान्य है। इष्यते है ना, इष्यते का मतलब माना जाता है, मान लिया जाता है, उसको योग्य माना जाता है, यूं। तो अब आप देखिए उसकी उदाहरण देखिए, तो कह रहे हैं क्वचित, हाँ ये है ना, वक्ता के औचित्य के कारण। अब यहाँ पर देख लीजिए, मंथायस्त अर्णवाम्भव प्लुत कुहर चलल मंदर ध्वान धीरः कोणाघातेषु गर्जत प्रलय घन घटा घटान्योन्य संघट्ट चंडः कृष्ण क्रोधाग्रदूरः कुरुकुल निधनोत्पात निर्घातवातः केनास्मत् सिंहनाद प्रति रसित सखो द्वंद्वभिस्ताडितो सौ। ठीक है, बस बात इतनी ही है कि किसी के द्वारा, अपरिचित व्यक्ति है या अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हमारे अस्मत् सिंहनाद प्रति सखो, रसित प्रति सखो, यानी हमारे जो सिंह जैसे नाद करने, सिंह जैसे गर्जना करने वाले की ध्वनि जैसी दुंदुभी को किसी ने बजा दिया है। ठीक है, किसी ने बजा दिया है। दुंदुभी ताड़ितो असौ, या दुंदुभी किसी ने बजा दी। ठीक है, पर ये दुंदुभी की आवाज कैसी है या दुंदुभी है कैसी, तो अब देखे चलते हैं। मंथायस्त, आप जानते हैं ना, दही जब मथते हैं, मथाने उसको बोलते हैं, तो जब दही मथते हैं तो उसमें, भाई चलिए घर में दही है तब तो लकड़ी का डंडा होता है, और लकड़ी का डंडा होता है, और वो जो वो होता है वो भी लकड़ी का ही होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उस मथानी यानी मंथन दंड के द्वारा अर्णवाम्भ, समुद्र के पानी को जिसको कि क्षुब्ध कर दिया गया है, ऐसे क्षुब्ध समुद्र के जल से व्याप्त कुहर चलत मंदर ध्वान धीरः, यानी गुफाओं में जो वो पानी गया हुआ है, क्षुब्ध पानी जो गया हुआ है, उसमें जो ध्वनि आ रही है, उस ध्वनि जैसी गंभीर ध्वनि वाला यह दुंदुभी, वैसी गंभीर ध्वनि वाला यह दुंदुभी किसी ने बजा दिया। ये करना है, इस तरह से अन्वय लेना है। आगे, कोणाघातेषु गर्जत प्रलय घन घटा अन्योन्य संघट्ट चंडः। अब कोणाघात को जरा समझ लीजिए। कोणाघात के लिए कहा गया है कि भेरी शत सहस्राणी ढक्का शतशतानी, यानी भेरी के 1,00,000 और ढक्का के 10,000,
ये एक साथ जब बजाए जाएं, एकदा यानी एक समय में जब 1,00,000 भेरी बजाई जाए और 10,000 ढक्का बजाया जाए, वह जो आवाज होगी वह आवाज जो है कोणाघात कहलाती है। ठीक है, वो कोणाघात का, तो कह रहे कोणाघातेशु, कोणाघात। अब कोणाघात का मतलब समझ जाइए आप, 1,00,000 भेरी बजाया जाए एक साथ में और 10,000 क्या बजाया जाए, ढक्का बजाया जाए, और इन दोनों का मिश्रित जो आवाज है, सम्मिलित आवाज जो ध्वनि होगी, वैसी ध्वनि होने पर, कोणाघातेशु ध्वनि होने पर, गर्जत प्रलय घन, गर्जना करने वाले प्रलयकालीन बादलों की घटा से एक दूसरे के साथ टकराने से जो आवाज निकलती है, भयंकर आवाज निकलती है, वैसी भयंकर आवाज वाली इस दुंदुभी को किसी ने बजा दिया है। ठीक है। कृष्णा क्रोधाग्र दूतः, यानी कृष्णा यानी द्रौपदी, द्रौपदी के क्रोध का अग्रदूत रूप यह दुंदुभी किसी ने बजा दी है। एक आगे चले, कुरुकुल निधनोत्पात निर्घात वातः, यानी कौरवों के, कुरुकुल यानी कौरवों के नाश के लिए जो निर्घात, निर्घात का मतलब पूर्व सूचना, जो अपशकुन वाला अमंगल पवन जो होता है या अमंगल सूचक जो पवन होता है, वह रूप यानी अमंगल रूप वह दुंदुभी किसी ने बजा दी है। केनास में केना दुंदुभी ताड़ितो असौ, और सिंह हमारे सिंहनाद, हमारे भीम कि जैसे सिंह की तरह गर्जना करने वाले भीम की आवाज की जैसे इस दुंदुभी को किसी ने बजा दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर, ऐसे तो कितना कठिन है ये। ठीक है, तो कह रहे अत्र ही न वाच्यम क्रोधादि व्यंजकम, इसका जो वाच्यार्थ है वो क्रोध का व्यंजक नहीं है। तो क्रोध का व्यंजक नहीं है तो फिर इतने लंबे लंबे कर्कश शब्दों का प्रयोग कैसे कर दिया? तो ओज गुण होना चाहिए। तो कह रहे नहीं, अभिनयार्थम च काव्यम, अभिनयार्थम च काव्यम इति तत्प्रतिकूला उद्धता रचना दया। और ये किसका है? ये भूल जाइए, हाँ, वेणी संहार नाटक में आता है। तो नाटक में है तो ये अभिनय है, तो अभिनय है इसलिए जो है अभिनय है, इसलिए इसमें भी उसके लिए अनुकूल नहीं है ये। क्योंकि लंबे लंबे बात यह है कि जब स्टेज पर आप अभिनय कर रहे हों, तो स्टेज पर अभिनय कर रहे हों तो आपको जो है लंबे लंबे समासों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं अभिनयार्थम, यानी अभिनय के लिए यह काव्य के प्रतिकूल रचना है, क्योंकि अभिनय में ऐसा नहीं चलेगा। फिर भी वक्ता च अत्र भीमसेन, लेकिन बोलने वाला जो है भीमसेन है, तो भीमसेन वक्ता के अनुरूप, ये वक्ता के औचित्य के कारण इस तरह की कर्कश रचना कर दी गई है, जो वास्तव में ओज गुण के अनुरूप है। लेकिन यहाँ पर यहाँ जो है दूसरे ढंग से इसका प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि यहाँ क्रोध व्यंग्य नहीं है, क्रोध का यह व्यंजक नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वाच्य और प्रबंध की उपेक्षा करके केवल वक्ता के अनुसार यहाँ पर रचना की गई है, दीर्घ समास वाली। तो इसलिए जो है यह रचना योग्य है, इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो ठीक है। अब तो यहाँ पर अभी एक ही थोड़ा सा रह जाता है। अब कल हम लोग वो रचना शब्दालंकार करेंगे। ठीक है, शब्दालंकार करेंगे। आज इतना ही बंद करते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।